नमस्कार, खबर फास्ट पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चंद कदम दूर काउंटडाउन शुरू। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन मून के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 3 के लिए पूरा देश उत्साह से लबरेज है। 140 करोड़ भारतीय समेत पूरी दुनिया की निगाहें मून मिशन पर टिकी हुई हैं। आज शाम भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इस मिशन पर 600 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो रहा है। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहां पर है। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती यह है कि लैंडर की रफ्तार को आखिर कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश हो गया था। और दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल वो घूम रहा है। वर्टिकली उसकी लैंडिंग होनी चाहिए, तभी ये सफल हो पाएगी। तो वो वर्टिकल लैंडिंग किस तरीके से हो पाएगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक समतल जगह पर लैंडिंग करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं चांद पर। और इस वजह से भी ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है कि सरफेस ऐसा होना चाहिए जहां पर गड्ढे ना हो, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान की हो सके। पिछली बार उबड़ खाबड़ जगह से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। और चौथी चुनौती यहाँ पर पूरी कार्रवाई के दौरान उससे संपर्क को बनाए रखना है। कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है। हालांकि पूरा देश आज दुआएं कर रहा है, कामना कर रहा है कि आज ये जो मिशन भारत पूरा करने की कोशिश में है वो सफल हो जाए और एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम जुड़ जाए। हालांकि मून पर तो इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस जा चुके हैं और अब दक्षिणी ध्रुव पर अगर भारत का ये विक्रम लैंडर लैंड कर जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि आज भारत के नाम होने वाली है 6:04 पर। हालांकि यहाँ पर अभी संभावना ये भी है, क्योंकि 4 बजे से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। 4 बजे से ये देखा जाएगा कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या सरफेस पर लैंडिंग सही तरीके से हो पाएगी। इन सब चीजों को देखने के बाद ही इसरो ये डिसाइड करेगा कि क्या आज 6:04 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, क्योंकि यहाँ पर प्लान बी भी इसरो की तरफ से जो है तैयार किया गया है। 27 सितंबर को फिर इसकी जो है लैंडिंग करवाई जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को हुई थी और उस वक्त से ही यहाँ पर जो है इसरो लगातार इस पर काम कर रहा है। 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। 11 जुलाई को चंद्रयान 3 सक्सेसफुल पहुंचा। 11 जुलाई को 24 घंटे का लॉन्च रिहर्सल किया गया। चंद्रयान 3 मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 15 जुलाई 2023 पहले ऑन बोर्ड थ्रस्ट पर पहुंचा चंद्रयान 3। उसके बाद इसकी जो दूरी है वो धीरे धीरे वो तय करता गया। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं इसरो ने 22 जुलाई को चौथी ऑर्बिट की मैन्यूवरिंग की और यान 71,351 किलोमीटर x 233 किलोमीटर तक कक्षा में पहुंचा। 25 जुलाई ऑर्बिट बदलने की एक और प्रक्रिया की गई। 1 अगस्त 2023 अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। सोलह अगस्त अंतरिक्ष यान 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद पर चलने लगेगा जब सरफेस पर लैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो आपको हम बता रहे हैं। चंद्रमा पर एक लूनर डे 14 दिन का होता है और चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। दरअसल चांद पर मौजूद कई गहरे राज खुल सकते हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता भारत को मिलेगी तो भारत के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज होगी। इससे पहले
अमेरिका, रूस और चीन ये कर चुका है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। सोवियत संघ के लूना 9 ने भी सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 पर टीटीसी एंटेना लगा है, चंद्रयान 2 पर एंटेना नहीं लगा था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चंद्रयान 2 जब फेल हुआ तो उसके बाद जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत बारीकी से उस चीज पर शोध किया कि आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई, और उन सभी कमियों को चंद्रयान 3 में दूर किया गया है। और इसी के बाद जो है उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है इसके सफल होने की। मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। चंद्रयान 3 चांद पर रात में उतरेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। और इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी और 23 अगस्त को 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी। रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 14 दिन तक की रहस्यों की पड़ताल जो है चंद्रयान 3 कर पाएगा, क्योंकि 14 दिन तक सूर्य की रोशनी रहेगी, तो ऐसे में 14 दिन तक जो है इसकी जांच वो कर पाएंगे। और इन सब चीजों को बहुत विस्तार से और एक आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ गए हैं। साइंटिस्ट दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। सबसे पहले तो एक सवाल मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि पूरा देश आज निगाहें टिकाए बैठा हुआ है चंद्रयान 3 पर और हर जगह दुआएं हो रही हैं, कामनाएं हो रही हैं कि सफल सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चंद्रयान 3 की चांद पर हो। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितनी उम्मीद यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि चंद्रयान 2 को हमने देखा वो बहुत सारे रीजंस की वजह से फेल हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 जब यहाँ पर लॉन्च किया तो उन सभी कमियों को दूर करके, इसमें उस तरीके की कमी ना रहे, उन सब चीजों को दूर करके इसे लॉन्च किया गया। तो कितनी उम्मीद यहाँ पर देखते हैं आज सफल होने की? सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। और मैं जो ये इसरो के साइंटिस्ट और जो टीम जिन्होंने ये मिशन को यहाँ तक पहुंचाया है और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको ऑल द बेस्ट और अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं ये इस चीज के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं कि ये मिशन है, ये जो है स्पेस इकोसिस्टम में और इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री के साथ लाखों हजारों लोगों को जोड़ेगा। हमारे इमोशंस को के थ्रू ये लोग और इंस्पायर होंगे और हमारी स्पेस इंडस्ट्री और हमारा इंडिया का स्पेस प्रोग्राम ग्रो करेगा। तो इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब जब दूसरी बात की कितना उम्मीद है, तो सबसे पहले तो हमारे को ये समझने की जरूरत है कि मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत मुश्किल काम है। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। पिछले 30-40 सालों में ऑलमोस्ट 4-5 अलग अलग मिशंस और 4-5 अलग अलग देशों ने कोशिश की है और ये सभी मिशंस फेल हुए हैं। सबसे पहले तो जैसे इजराइल के, जापान के, रूस का अभी अभी लूना 25 और हमारा खुद का चंद्रयान 2, ये 4-5 एग्जाम्पल्स हैं जो एकदम दिमाग में आते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे इन सभी मिशंस को, ये जो फेलियर होता है ये यूजुअली मिशन के लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट या आखिरी 14 मिनट, जिसको 14 मिनट 14 मिनट्स ऑफ मिस्ट्री भी बोलते हैं, ये इस दौरान ये फेलियर मोस्टली एक्सपीरियंस किया है। और ये अलग अलग रीजंस रहे हैं ऑब्वियसली सभी मिशंस के, बट जो बेसिक एक अगर आप निकालने की कोशिश करोगे मीनिंग की क्यों होता है, तो क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होती है कि ये इतना स्पीड से इस एंगल पे इस जगह पर वो स्पेसक्राफ्ट को पहुंचना है, वो स्पीड थोड़ी भी गलत हो जाए, थोड़ी भी ऑफ हो जाए, वो एंगल थोड़ा भी गलत हो जाए, तो जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सेंसर्स होते हैं, उन सभी की जो एक लिमिटेशन होती है वो उसके बियॉन्ड चला जाता है। एंड फिर जो है एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट की तरह चीजें गड़बड़ाने लगती हैं और हमारे को सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग देखने को मिलती है, जो कि अभी हमने रिसेंटली लूना 25 के साथ देखी। जैसे पहले रिपोर्ट आई कि जो उसकी स्पीड है वो जितनी स्पीड होनी चाहिए उससे ज्यादा है, उसके कुछ ही घंटे बाद हमने देखा कि रोस्कॉस्मोस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया जिसमें
उन्होंने कहा कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये बड़ी ही दुख की बात है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी स्पेस रिलेटेड टीम को ऐसा फेलियर देखने को मिले। मैं जितना सक्सेस हो उतना हम सबके लिए अच्छा है, हमें अपने चांद के बारे में सीखने को ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, होप फॉर बेस्ट और इसी की सब कामना कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3-4 चुनौतियां हैं जिन पर पूरा ध्यान साइंटिस्टों की तरफ से दिया गया है और उसकी तैयारी भी पहले से ही की गई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गड्ढे चांद पर है जिन्हें क्रेटर हम कहते हैं, तो वहां पर एक समतल जगह को ढूंढना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर विक्रम लैंडर के लिए रहने वाली है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अब साइंटिस्ट कंट्रोल तो इस पर नहीं रहा है, वो खुद अपने आप से इस चीज को करेगा, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटी है कि विक्रम लैंडर जो है कोई एक समतल जगह ढूंढ पाए लैंडिंग के लिए? तो इसके लिए जो सोल्यूशन इसरो ने इम्प्लीमेंट किया है ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो विक्रम लैंडर है उसके फ्रंट साइड पर एक कैमरा लगा हुआ है, काफी हाई डेफिनेशन कैमरा है। तो वो कैमरा जो है अपने से आगे की जमीन चांद की देखते हुए जो है विक्रम जो है चांद के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है साथ साथ कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वो लैंड कर सके। इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स वो लेके चल रहा है। एक तो क्रेटर्स ना हो, दूसरा कि वहां पे बोल्डर्स या चट्टानें ना हो, तीसरा कि वहां पर सनराइज हो चुका हो, ऑलरेडी वहां पे जमीन पर जो है सूरज की रोशनी हो, ना केवल समतल जमीन हो बट काफी फैलावट तक समतल जमीन हो, क्योंकि जो रोवर जो जाएगा निकलेगा विक्रम लैंडर से, वो रोवर उतनी ही दूर जा पाएगा जहां तक लैंडर उसको देख पाए। अगर बीच में क्रेटर या बीच में चट्टान आ जाएगी तो रोवर की ऑपरेशन भी रुक जाएगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो है ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा कॉन्टिन्यूसली अपने नीचे की जमीन को मॉनिटर कर रहा है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी सूटेबल लैंडिंग साइट होगी। और ये चीज को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी हमारे पास लैंडिंग टाइम के 2 घंटे पहले तक है। तो 2 घंटे पहले तक ये पॉसिबिलिटी है कि ये लैंडिंग अबॉर्ट की जा सकती है। अगर हमारे को सूटेबल लैंडिंग साइट नहीं मिलती है या हमारे को किसी भी कारण से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मिशन पैरामीटर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ाने की पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम लैंडिंग अबॉर्ट करेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट करने का मौका हमारे को 3 से 4 दिन बाद अगस्त 27 को मिलेगा। और हमारे पास ये मौके लगभग सितंबर 22 तक जो है 22-23 तक हमारे पास ये मौके हैं। और इसरो ने जो मिशन प्लान किया है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर हमारे को इस मिशन इस मोमेंट में अगर सूटेबल लैंडिंग स्पॉट नहीं मिलता है या कुछ और ऑफ नॉमिनल डेटा मिलता है तो हम वो लैंडिंग अबॉर्ट कर सकें और हम नेक्स्ट साइकिल में उसको अटेम्प्ट करें। एंड ये ऑप्शन हमारे पास सितंबर 22 तक है और ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है और ये इंश्योर करेगा कि क्रैश लैंडिंग की बजाय हमें सॉफ्ट लैंडिंग ही मिले, चाहे थोड़ी देर में। लेकिन अभी तक जो आभास है वो यही है कि आज ही चंद्रयान लैंड करेगा एंड इंडिया का झंडा जो है चांद पर लहराएगा। बिल्कुल, और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हवन यज्ञ हो रहे हैं, दुआएं हो रही हैं और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर पूरा देश आज टिका हुआ है और चांद पर नजरें बनाए हुए हैं। हमारे साथ वापस लौटूंगी दिव्यांशु जी आपके पास, बहुत सारी चीजें और आपसे हम समझेंगे। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपसे भी एक रिएक्शन यहाँ पर, किस तरीके की उम्मीद आज चंद्रयान 3 से आप देखते हैं और इस मिशन को किस तरीके से देखते हैं? आगे इस मिशन के सफल होने पर भारत कहाँ पहुंचेगा और किस तरीके से यहाँ पर भारत की एक अलग पहचान बनेगी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अभी टेक्निकल टर्म्स दिव्यांश जी ने बताए, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने सारी बातें लोगों को समझा दी। दरअसल देखिए 20वीं सदी में अमेरिका रूस ने जो है चांद की तरफ उन्होंने अपने रोवर्स भेजे, इंसान भी पहुंच गया और हमको इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। 21वीं सदी में आके हम 23 साल गुजर चुके हैं, तब जाके हम एक कोशिश की चंद्रयान 2 के जरिए जो नाकाम रही और दूसरी कोशिश यानी चंद्रयान 3 के जरिए हम दूसरी कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग की। ये देश के लिए बहुत खास बात है क्योंकि हमारी नई पीढ़ी
एक महत्वाकांक्षी पीढ़ी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए देश को आगे ले जाना चाहती है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी होगा और उन्हें लगेगा कि दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है और जो जो विकसित देशों ने पहले कर लिया, हम देर से ही सही हम कर रहे हैं और लोगों में बहुत ही सकारात्मक एनर्जी आएगी। सभी इंतजार कर रहे हैं शाम के 6 बजे का और जैसा अभी दिव्यांशु जी ने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग बहुत टफ है, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने तमाम प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर लेने के साथ उन्होंने ये भी एक ऑप्शन रखा है कि अगर आज लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा इशू आता है, तो वो 27 अगस्त को करेंगे। यानी कि उन्होंने दूर तक सोचा है, अपने हर संभव जितने जितने इसके ऑप्शंस हो सकते हैं सारे ऑप्शन को लेके वो चल रहे हैं और हमें अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा है और हमारे गणित हमारे देश की जो कि ट्रेडिशनल हजारों साल से गणितज्ञ रहे हैं भारत के, तो हम ये मानते हैं कि उनका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सटीक होगा और आज की लैंडिंग बिल्कुल सफल होगी। बिल्कुल, सभी इस उम्मीद में। दिव्यांशु जी, दोबारा से आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि हम उन चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। अभी हम जितना समझ पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अभी जो है चंद्रयान 3 जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन लैंडिंग के लिए उसकी वर्टिकल पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी वो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है और वर्टिकल पोजीशन में आने में क्या कोई दिक्कत हो सकती है? तो चंद्रयान 3 के बॉटम पे 4 इंजन हैं। ये चारों इंजन की जो थ्रॉटलिंग है वो एक एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम करता है। एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम इन चारों इंजन को इंडिविजुअली कंट्रोल करता है, जिसके बेसिस पे वो चंद्रयान को किसी भी एंगल पर मूव कर सकता है। ये ही चीज जो थी इसरो के चंद्रयान 2 में, यहाँ पे हमारे पास 5 इंजन थे, एक सेंटर में और 4 कॉर्नर्स में। इस बार हमारे पास 4 ही इंजन है चारों कॉर्नर्स में। ये हमारे को थोड़ा बेटर कंट्रोल देता है, पिछली बार से ज्यादा रिफाइंड एल्गोरिथम हमारी है इस एटीट्यूड को कंट्रोल करने की। तो ये एटीट्यूड कंट्रोल एल्गोरिथम जो है ये डेटा देगी कि कितना हमारे को कौन से इंजन को फायर करना है और चंद्रयान उसी हिसाब से अपना एंगल एडजस्ट करेगा अपनी स्पीड के साथ साथ। और जो है जो चंद्रयान 2 की लेग्स हैं वो बनाई हुई हैं इस हिसाब से कि वो अप टू 3 मीटर्स पर सेकेंड, 3.2 मीटर्स पर सेकेंड का जो स्पीड है, अगर इतने स्पीड से आके चंद्रयान लैंड करे तो वो लेग्स वो स्पीड को हैंडल कर लेंगी। बट हमारा एस्टिमेट ये कहता है कि जो हमारा एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग सिस्टम है, वो चंद्रयान को केवल 1.8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पर लैंड कराएगा। तो अगर हमारे एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम में कहीं कोई थोड़ी सी ऑफ नॉमिनल रेटिंग भी आती है और हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा भी रहती है, तो हमारी जो लेग्स जो एक्स्ट्रा रोबस्ट लेग्स बनाई गई हैं वो इस हिसाब से बनाई गई हैं कि थोड़ी ज्यादा स्पीड में भी अगर लैंड हो तो वो उस लैंडिंग के बावजूद ठीक रहे सिस्टम और वो फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग हो, क्रैश लैंडिंग ना हो। तो क्योंकि यहाँ पर कोई जो कांटेक्ट है, संपर्क है, वो नहीं रहेगा इसरो के साइंटिस्ट के साथ, इस चंद्रयान 3 के साथ, ये सब कुछ चंद्रयान 3 करेगा, तो क्या उस चीज में पूरी तरीके से चंद्रयान 3 सक्सेस रहेगा, सक्षम माना जाए? इस चीज के लिए कई तरीके के ग्राउंड टेस्ट बहुत ही रिगरस लेवल पे इस एल्गोरिथम को, इस सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिमुलेशंस के द्वारा, अलग अलग डेटा देके, अलग अलग सिचुएशंस में डाल के टेस्ट किया गया है। और इसरो ने ये टेस्टिंग रिजीम बहुत ही ज्यादा रिफाइन कर दी, स्पेशली चंद्रयान 2 से सीखने के बाद। जिस तरीके की टेस्टिंग रिजीम ग्राउंड टेस्ट में एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम के लिए फॉलो की गई है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। इसके अंदर हर एक छोटे छोटे पैरामीटर को टेस्ट किया गया है। तो हमारा ये ख्याल जरूर है कि हाँ, ये सिस्टम जो है सक्सेसफुल इस बार रहेगा और चंद्रयान को सही एटीट्यूड पे, सही स्पीड पर ऑर्बिट से डी ऑर्बिट करवा पाएगा और सक्सेसफुली लैंड करेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर, क्योंकि अभी संभावनाएं हर तरीके की हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद अच्छे की हम यहाँ पर करके चल रहे हैं। अगर ये चीज़ सक्सेस हो जाती है तो भारत का जो भविष्य है, खासतौर पर अंतरिक्ष विज्ञान में, वो आगे क्या रहेगा और इसके सफल होने पर और किस तरीके की चीज़ों में भारत जो है आगे बढ़ पाएगा, मून रिसर्च को लेकर अगर हम बात करें तो ये मेरे ख्याल से अगर सक्सेसफुल होता है, इसके जो बेनिफिट्स होंगे हमारे को कई अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलेंगे।
एक तो ग्लोबल लेवल पर हमारा जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का दबदबा है वो बहुत बढ़ेगा। हम दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में जुड़ जाएंगे जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाए हैं। इसमें भी पिछले 30-40 सालों में सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग मिशन केवल चीन ने पूरा किया है 2 बार। तो वेस्टर्न देशों में तो ये चीज नहीं हो पाई है अभी। आखिरी बार जब हुई थी तब उस बात को ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। तो आज के दिन में हमारी जो कैपेबिलिटी है ये हमारे को रिकॉग्निशन जरूर दिलवाएगी और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। इसके अलावा जो एक पॉलिटिकल और एक ग्लोबल एक जियो पॉलिटिकल बेनिफिट है या साइंटिफिक बेनिफिट है, साइंटिफिक बेनिफिट जिससे हमारे को चांद के बारे में सीखने को मिलेगा हमारे उसके अलावा भी हमारी अभी स्पेस इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े चेंज के थ्रू जा रही है। गवर्नमेंट ने स्पेस इंडस्ट्री को ओपन किया है, मौका दिया है प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो आकर अपने रॉकेट्स, अपने सैटेलाइट्स, अपनी स्पेस सर्विसेज क्रिएट करें इंडिया में। और ये अगर सक्सेसफुल होगा तो ये इस चीज को बहुत बढ़ावा देगा। ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टैलेंट को जो है इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर इस इंडस्ट्री में टैलेंट आएगा तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को और देश को जरूर होगा। और देश की जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं, जो देश की बड़ी बड़ी स्पेस कंपनीज हैं, चाहे गोदरेज, एल&टी, टाटाज हो, चाहे अग्निकुल, स्काईरूट हो, चाहे मेरी जैसी कंपनी हो रॉकेटियर्स, ये सबको आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को स्पेस इंडस्ट्री के साथ जोड़ेगा, लोगों को बहुत सारे एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, बहुत सारी क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि लोग आके इस इंडस्ट्री में जुड़ें और इस काम में जुड़ें और स्पेस एक्सप्लोरेशन में जुड़ें और कंट्रीब्यूट करें। और इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो ये इसके लिए जो है स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई इज जस्ट द स्टार्टिंग। बिल्कुल। और यहाँ पर क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है हर इंडस्ट्री को, जिसमें स्पेस इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर सरकार की इच्छा शक्ति को लेकर बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। विजय उपाध्याय का रुख करेंगे। विजय जी, यहाँ पर सरकारों की इच्छा शक्तियों को अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दिव्यांशु जी बता रहे हैं कि स्पेस इंडस्ट्री को भी सरकार की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट मिला है, और इससे पहले की सरकारों का किस तरीके से रुख रहा है, अब की सरकारों के रुख को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो सबसे जरूरी होता है फंड। अगर एप्रोप्रिएट फंड मिलते हैं किसी भी एजेंसी को तो निश्चित तौर पे वो अच्छा काम कर पाती है। क्योंकि आजकल रिसर्च में बहुत ज्यादा खर्च होता है। हालांकि जो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिसर्च में कम खर्च होता है वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले। एक बात जो दिव्यांशु जी ने कही कि चीन ने सॉफ्ट लैंडिंग वहां की है, तो साउथ पोल पर चांद के अभी तक किसी कंट्री ने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। भारत उसमें पहला देश है। और जितनी भी इसके पहले चांद पे लैंडिंग हुई है वो पोल से सब दूर रहे। ये वो उस सतह पे किया है जो हमें धरती से दिखा। ये इलाका धरती से कभी दिखा नहीं है, ये आगे गया है। तो जैसा कह रहे थे कि धूप होगी तो वहां दिखेगा और उस समय लैंडिंग के लिए सही टाइम होता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि साउथ पोल, जहां ये भी कहा जा रहा है कि शायद पानी की है। पहले जो इंडिया ने रिसर्च किया था उन्होंने संभावना जताई थी कि साउथ पोल में पानी है, और अब जब रोवर वहां की मटेरियल की छानबीन करेगा तो शायद इसकी पुष्टि और अच्छे तरीके से हो पाएगी कि चांद में पानी है कि नहीं, और फिर किस तरीके के पार्टिकल्स है वहां, वो उन सारी चीजों की जानकारी मिल पाएगी। देखिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। एक संभावना जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में है कि चीन कब्जा कर सकता है चांद के बड़े हिस्से पे। तो इस वजह से नासा भी और दूसरे जो कंट्रीज हैं, चाहे रशिया हो, इंडिया हो, सभी को लगता है कि वो अपना क्लेम हर इलाके पे कर दें, ताकि कोई एक कंट्री ये ना जाके कहे कि हम यहाँ पे तो बस हमारा ही कब्जा है। जैसे चीन को लेकर ये संभावना जताई जाती रहती है बीच बीच में। तो ये कारण ये भी है। दूसरी ये है कि जो भविष्य है इंसान का, वो धरती के आगे भी कहीं जाएगा। जैसे मार्स तक पहुंचने की बात है, और ये अगर कहीं दूसरी जगह जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट है जहां ह्यूमन रह सकता है, तो उस पर भी रिसर्च करने की बात है। हबल टेलीस्कोप बहुत ऊंचाई से पूरे गैलेक्सी को देख रही है, तो उसमें हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। खासतौर पे चांद पे जब उनकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, फ्यूचर में वहां पे कोई स्टेशन बनाना है। अभी जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन साझे में काम करते हैं। तो इस तरह की चीजें आगे होने वाली हैं। और जो स्पेस इंडस्ट्री है ये बहुत
बहुत रिच इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा मुनाफे की भी गुंजाइश है, खासतौर पे जो जब सैटेलाइट लॉन्च होता है या फिर जितने इंटरनेट से रिलेटेड ट्रांसपॉन्डर हैं वो सारे कुछ स्पेस से ही चलते हैं। तो भविष्य का जो आर्थिक विकास है उसमें स्पेस की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए ये जो भारत की कोशिश है ये सक्सेसफुल हो, इसीलिए जगह जगह लोग इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल होगा तो निश्चित तौर पे हमें आगे के आने वाले जो हमारे मिशन तो विजय जी, इसे और बूस्ट अप की जरूरत है, इस इंडस्ट्री को और बूस्ट अप करने की जरूरत है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर अभी कर रही है, लेकिन और ज्यादा जरूरत है, इसमें महसूस करते हैं ऐसा? देखिए, दुनिया में प्राइवेट प्लेयर आ चुके हैं पहले, जो अभी जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, तो एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क की एक कंपनी है एक्स स्पेस, तो वो ऑलरेडी रॉकेट लॉन्च करते हैं, लोगों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और बाकायदे दुनिया के अरबपति उसमें यात्रा करते हैं। तो एक बहुत ही पोटेंशियल इंडस्ट्री है और आने वाले समय में देखिए रिसर्च हमको कहाँ ले जाके खड़ा करेगी और हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे वो अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जैसे अगर हम 1985 में ये सोचते कि एक दिन इंटरनेट आएगा और सारी चिट्ठियां गुम हो जाएंगी, सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है खत्म हो जाएंगे, सब कुछ मोबाइल पे आ जाएगा और घर में बैठ के हम अमेरिका में देखकर बात करेंगे। हम उस दौर को अगर आप याद करिए जब टेलीफोन इंडिया में शुरू हुआ था तो कल्पना लोग करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि वीडियो कॉलिंग हो पाएगी, लेकिन वो सब चीजें संभव हो पाई। वक्त लगा इसमें, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की, वो चीजों को दिखा रहा है और लोगों को अनुभव करा रहा है। आज जीवन इतनी तेजी से बदल रहा है कि आपको अपना मोबाइल फोन साल भर में बदल देना पड़ता है या 1.5 साल में बदल देना पड़ता है, और वो भी जब आप नया बाई करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है ताकि वो इफिशिएंट बना रहे। तो जो टेक्नोलॉजी है वो आपके जीवन के हर पहलू को चेंज कर रही है, बदल रही है, और इस बदलाव का लाभ न सिर्फ अमीरों को मिल रहा है बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों को मिल रहा है। जो इंटरनेट नेटवर्क है गांव तक पहुंच रहा है। इसे और बेहतर करने के लिए भी स्पेस जो इंडस्ट्री है उसकी जरूरत है, वहां से हेल्प मिलने की जरूरत है। आपकी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो मिलिट्री पावर है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए आपको स्पेस पावर की जरूरत है। इसके इतने आयाम हैं कि हर जीवन के हर चीज से ये जुड़ा हुआ है और हर चीज पे असर डाल रहा है। बिल्कुल। और सन में क्या चीज आता है, जैसे सूर्य में जो उनकी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पे भविष्य में पड़ने वाला है। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और इसके बूस्टअप के साथ उन्हें भी कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा। और इस बीच हमारे साथ यहाँ पर अविनाश लखनऊ स्कूल से लाइव जुड़ गए, क्योंकि आज इसका सीधा लाइव प्रसारण भी स्कूलों में कराया जाएगा। तो क्या तैयारी वहां पर अविनाश देख पा रहे हैं आज इसके सीधे लाइव प्रसारण की? बहुत बड़ा दिन भारत के लिए आज रहने वाला है और खासतौर पर बच्चे इसे देखें उसके लिए खास तैयारी की गई है, जरा बताएं। सीधा प्रसारण इसरो द्वारा पूरे जो है देश को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यहाँ पर अगर दिखाया जाए प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर, जहाँ पर ये बच्चों को आज ऐसा पहली बार होगा उत्तर प्रदेश में जब देर शाम तक यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल में मौजूद होंगे। वजह चंद्रयान 3 आज तरीके से 6:05 विक्रम की लैंडिंग को यहाँ पर बच्चों को जो है यहाँ पर उसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। तो तौर पे जिस तरीके से उत्साह भी है तमाम बच्चों में हमारी स्कूल संचालन हो रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जो देर शाम तक आज यहाँ पर स्कूलों में जो है यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर जो है हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर अभी शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर परीक्षा चल रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो है इसरो का सीधा प्रसारण पूरे देश में जो है आज बिल्कुल पूरे देश के स्कूलों में आज इसका सीधा प्रसारण होगा। अभी क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद इसकी हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको देखने के लिए बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिव्यांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे
विस्तार से और आसान भाषा में इन चीजों को समझाने के लिए। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6:04 पर आज चंद्रयान 3 जो है चांद पर लैंड करेगा और 4 बजे से ही इसरो जो है इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर देगा और ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आज ही इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है या 27 को करानी है। लेकिन आज सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चांद पर भारत जो है वो इतिहास रचने वाला है और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।